हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, इसके जो एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के जो इंटेक्स क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं 1 से लेकर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इंटेक्स एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड ऑटो ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन काफ़ी घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। दोनों ऑर्गेनिज्म को अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है वो उसके पास एक बेनिफिट होती है, एक एडवांटेज होती है। क्या? क्योंकि वो रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो करता ही है लेकिन एयर के प्रेजेंस में करता है। ठीक है, एयर रहता है। वहीं पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो भी ऑक्सीजन से ही रेस्पिरेशन करता है लेकिन वो रहता है वाटर के अंदर। तो कह रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है इसके रेस्पिरेशन में क्या एडवांटेज होती है जो कि एक्वेटिक में नहीं होती है, रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ ऑक्सीजन विच इज़ फ्रीली अवेलेबल इन द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन से रिक्वायरमेंट होती है उनको ब्रीथ करने के लिए, रेस्पिरेशन करते हैं जो एटमॉस्फेयर में हमारे एयर प्रेजेंट होता है, फ्रीली प्रेजेंट होता है। वाइल इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव टू ब्रीथ एयर विच इज़ ओनली डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो जब ब्रीथ करते हैं वो सिर्फ उसी एयर से ब्रीथ कर सकते हैं जो ऑक्सीजन हमारे वाटर के अंदर डिजॉल्व है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज मच मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे होगा, कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वेयर इन वाटर। यानी कि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो काफ़ी कम होता है, वहीं पे जो एयर में ऑक्सीजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अमाउंट का यहाँ पे डिफरेंस है। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन इसीलिए गेन कर लेते हैं, पा जाते हैं, और उनका रेस्पिरेशन क्या होता है काफ़ी अच्छा होता है, और यही इनके पास क्या है, इनका एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। हमें क्या है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का पूरा प्रोसेस बताना है। हाँ, जिसमें क्या हो कि वेरियस ऑर्गेनिज्म में जो ग्लूकोज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ग्लूकोज किसी में कुछ फॉर्म में जाके एनर्जी ऑब्जर्व होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में किसी और फॉर्म में होता है, तो सारे फॉर्म्स हमको बताने हैं और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ सॉल्यूशन का है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप देखिएगा। क्या है ग्लूकोज? ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। इसका फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O6। इसमें कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन है। ये हमारा है ग्लूकोज। ठीक है, क्या होता है ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक करता है तो उसके 3 कार्बन हट जाते हैं और बचता है सिर्फ 3 कार्बन जिसको हम पाइरुवेट कहते हैं। इसमें कितने कार्बन? उसमें C6 था, इसमें C3 है, यानी कि 3 कार्बन बचे। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा एनर्जी बाहर निकलता है। ये एक पहला प्रोसेस हुआ। फिर यहाँ पे ये तो ग्लूकोज का टूटना हो गया, जो 3 कार्बन्स में ये टूट गया। उसके बाद क्या होता है, फर्दर इसका और ज़्यादा ब्रेकअप होता है। कैसे? एक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक एब्सेंस में, एक लैक में, एक प्रेजेंस में। होता कैसे है? ईस्ट में, यानी कि जो हमारे ईस्ट होते हैं, ईस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है किसका? ग्लूकोज का, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस एनर्जी बाहर निकलता है, यही एनर्जी वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ये कौन सा? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन था और यहाँ से 1 कार्बन इथेनॉल CO2 पे चला गया और जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे बच गया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे ऑक्सीजन की। उस ऑक्सीजन की कमी में हमारे मसल सेल्स के अंदर, यानी कि जो मसल्स हैं हमारे, उनके अंदर इस पाइरुवेट का ब्रेकिंग होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या बनता है ब्रेक होने के बाद? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे भी बनता है जो हमारे मसल्स एब्जॉर्ब करते हैं और हमें दौड़ने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो लैक्टिक एसिड बनता है ये हमारा हार्मफुल होता है, मतलब हार्मफुल नहीं कह सकते, इससे क्या होता है हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें क्रैम हो जाता है, यानी कि वो क्रैम मतलब कि
दर्द करते हैं काफ़ी ज़्यादा मसल्स, वहाँ पे ये ऐसा होता है, मसल्स क्रैम होता है इसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। ये कहाँ होता है? मसल्स में होता है। जब हम ज़्यादा दौड़ लेते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा पायरूवेट वही मसल्स में ही बर्न होता है और एनर्जी रिलीज़ करता है, उसके बाद लैक्टिक एसिड भी रिलीज़ करता है। ठीक है। तीसरा जो है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ब्रेकिंग होती है हमारे ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की, पायरूवेट की। ठीक है। ये क्या होता है? ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं उनके प्रेजेंस में। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो हम रिलीज आउट कर देते हैं, उसके बाद वाटर बनता है, वाटर वेपर्स बनते हैं, और वाटर हमारी बॉडी में रहता है, वो वाटर होता है। उसके साथ साथ एनर्जी, यही एनर्जी हम लोग, हमारा सेल्स यूटिलाइज करते हैं, हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। तो ये 3 फॉर्म्स है जिससे हमारी ग्लूकोज क्या होता है? ब्रेक होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इन द मैमल्स एंड बर्ड्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कह रहा है कोई भी हो, या फिर मैमल्स हो या फिर बर्ड्स हो, सॉरी, इन दोनों में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की क्या नेसेसरी हो जाती है, यानी क्या ज़रूरत पड़ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने की और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने की। मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। आपको पता होगा जो मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं ये क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दे कैन कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर एंड डू नॉट हैव डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट फॉर दैट बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी कि बाहर का इन्वायरमेंट कैसा भी हो, हमारे बॉडी का इन्वायरमेंट उतना ही होता है। जैसे कि क्या है, अगर इस समय क्या है, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है जब, तो क्या होता है, हमारी जो बाहरी इन्वायरमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन हमारे अंदर की जो इन्वायरमेंट होती है वो क्या होता है? वार्म होता है, गर्म होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? बाहर इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते अपने टेम्परेचर के लिए, हमारा टेम्परेचर खुद का होता है और हम खुद उसे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो ये होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस बर्ड्स एंड मैमल्स रिक्वायर्ड ऑप्टिमम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विच वुड बी पॉसिबल विद अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और इसके लिए, बिकॉज ऑफ दिस मतलब इसके लिए, मतलब किसके लिए? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारे बॉडी के रेगुलेशन के लिए हमारी बॉडी में बर्ड्स एंड मैमल्स रिक्वायर्ड ऑप्टिमम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विच वुड बी पॉसिबल विद अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज चाहिए। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? हमारा ग्लूकोज, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज टूटना पायरूवेट्स में, पायरूवेट्स के बाद वो लैक्टिक एसिड में टूटना, और क्या हम लोग पढ़ा था? लैक्टिक एसिड में, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में टूटना। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का। ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता। तो ऑक्सीडेशन की वजह से ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने की इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सप्लाई ऑफ रिक्वायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब हम अलग कर देंगे तो जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पहुँच जाएगा और वहाँ पे प्रॉपर सप्लाई हो जाएगी ऑक्सीजन की। समझ रहे हैं आप? यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए ही ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अलग करने की इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग्स विच मेक इट एन एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस। हमें क्या है, 3 कैरेक्टरिस्टिक लंग्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हमारा विच मेक एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस हमारा क्या और एफिशिएंट हो जाए, मतलब कि क्या ऐसे 3 वो लंग्स के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेशन क्या हो, एफिशिएंट हो जाए। ठीक है। तो पहला जो है वो है थिन। थिन मतलब पतला। जो हमारे एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक के जो वॉल होते हैं वो क्या हो, काफ़ी पतले होने चाहिए। ठीक है। एयर सैक वॉल्स आर वेरी थिन so that gas can quickly diffuse through them. Oxygen is absorbed into the blood and carbon dioxide is given out through the lungs in the exhale out. क्या है कि अगर हमारे जो एयर सैक है उसके परत जो यानी कि जो वॉल है अगर पतली नहीं होगी तो डिफ्यूज़न प्रोसेस सही से नहीं होगा, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं आ पाएगी, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी बाहर जा पाएगी। इसलिए क्या है, इसकी जो वॉल चाहिए वो काफ़ी पतली चाहिए ताकि हमारा रेस्पिरेशन क्या हो, सही से हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मॉइस्ट, यानी कि मॉइस्ट चाहिए। हमारी जो एयर सैक्स आर मॉइस्ट विद म्यूकस सो दैट गैस कैन बी एक्सचेंज बिफोर डिफ्यूज़न, डिजॉल्व बिफोर डिफ्यूज़न। क्या जो हमारा एयर सैक्स है उनको मॉइस्ट होना चाहिए, यानी कि थोड़ा गीला रहना चाहिए। क्यों, किससे गीला हो, तो म्यूकस से। मॉइस्ट विद म्यूकस सो दैट गैसेस कैन डिजॉल्व बिफोर डिफ्यूज़न, ताकि जो हमारे गैसेज हो वो क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए डिफ्यूज़न से
पहले, यानी कि उनका डिफ्यूज़न सही से हो सके उसके बाद में। ठीक है। लार्जर सरफेस एरिया, क्या हो, सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होना चाहिए। अगर सरफेस एरिया बड़ा नहीं होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना ही उसमें डिजॉल्व होगा और ना ही उसमें डिफ्यूज़ होगा। ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ गैसेस टू डिफ्यूज़न थ्रू अ ह्यूमन लंग्स इज रफली द सेम एज अ टेनिस कोर्ट। आप देख सकते हैं उसका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा बड़ा है, यानी कि एक टेनिस कोर्ट अगर हम ले लेते हैं तो एक लंग्स कितना छोटा होता है और टेनिस कोर्ट कितना बड़ा होता है। तो जो इस लंग्स का जो इस वो है लंग का जो हमारा एयर सैक्स है उसका सरफेस एरिया और ये टेनिस कोर्ट का सरफेस एरिया बिल्कुल बराबर होता है, उसके बराबर होता है। यानी कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया उसके लिए चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? कि ज़्यादा से ज़्यादा मोर अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन हो क्या उसमें एब्जॉर्ब हो सके, डिफ्यूज़ हो सके। ठीक है। द एल्वोलाई हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन। यानी कि वही एल्वोलाई होता है, छोटे छोटे एल्वोलाई होते हैं, छोटे छोटे इसमें वो होते हैं जिसकी सरफेस एरिया छोटे छोटे से मिलते मिलते बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है सरफेस एरिया, और यही हेल्प करता है उसके लिए, यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए, डिफ्यूज़न के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गुड ब्लड सप्लाई। द एयर सैक्स और एल्वोलाई हैव अ लार्ज कैपिलरी नेटवर्क और दैट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। जो एयर सैक्स और एल्वोलाई उनके पास लार्ज कैपिलरीज नेटवर्क होती है, यानी कि जो आप देखे होंगे लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है, लंग्स के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वो कैपिलरीज बनी हुई होती हैं। कैपिलरीज इतना क्यों चाहिए होते भाई? क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई हो काफ़ी अच्छी तरह से हो। अगर ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो द एयर सैक्स और एल्वोलाई हैव ए लार्ज कैपिलरीज नेटवर्क सो दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी एक्सचेंज। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो लार्ज कैपिलरीज नहीं रहेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ग्रेटर द फ्लो ऑफ ब्लड ग्रेटर वुड बी द एक्सचेंज। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे फ्लो करेगा उतना ज़्यादा हमारा गैस का एक्सचेंज होगा, उतना ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है। ये नेक्स्ट आ गया इंडेक्स साइज 4 से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपाउंड्स। हमें ह्यूमन बींग्स जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि बॉडी में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है हमारी बॉडी में। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट्स, यानी कि जो कंपोनेंट्स हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है। पहला है वो है हार्ट। ठीक है। हार्ट क्या है? हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड, पहले ये पढ़ लेते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये तीन है, हार्ट है, ब्लड और ब्लड वेसल्स, हमारे तीन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। पहला है हमारा हार्ट। हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, यानी कि जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है उसको पंप करके वो पूरी बॉडी में ले जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसकी पूरी बॉडी से लाके लंग्स के पास भेजता है। It receives deoxygenated blood from the various parts and transport it to the lungs for oxygenation। यानी कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लंग्स के पास भेजता है ताकि वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो सके, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो सके और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड द हार्मोन्स। ब्लड का और क्या काम क्या होता है? ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी में होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और जो हार्मोन्स होते हैं वो वहाँ से लेकर के डिज़ायर ऑर्गन्स तक ले जाके ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। ब्लड ऑल्सो इज़ अ मेन कॉम्पोनेंट इन द इम्यून सिस्टम। ब्लड क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही मेन कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ड्यू टू द प्रेजेंस एंड एक्शन ऑफ WBC। क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? WBC प्रेजेंट होता है। WBC क्या है? WBC हमारे एक इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम बोले तो मतलब कि जो हमारी बॉडी में जो डिजीज़ वगैरह होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो भी आती हैं उससे लड़ने में हमारा हेल्प करता है, डिजीज़ से ये बचाता है, डिजीज़ से लड़ने में हमको हेल्प करता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है WBC। द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट causing clotting of blood which is essential for repairing damaged blood vessels। और हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी जो क्लॉटिंग करती है ब्लड उसमें हेल्प करते हैं। क्लॉटिंग कब? जब हमारा कहीं भी हाथ वगैरह कट जाता है, आप देखो कहीं भी हमारी स्किन अगर कट जाती है तो खून निकलना शुरू हो जाता है, और खून निकलने के कुछ ही देर बाद क्या होता है? ब्लड बंद हो जाता है, खून निकलना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे क्या हो गया? प्लेटलेट्स जम गए हैं, वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। ब्लड क्लॉट हो गया वहाँ का, जिसकी वजह से और ज़्यादा हमारा ब्लड वहाँ पे नहीं बह रहा है। ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है।
ठीक है। एडिशनली द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, और ब्लड जो होता है वही हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, थर्मो रेगुलेशन करता है, यानी कि हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितनी होती है, 72 डिग्री सेल्सियस, इसी को वो क्या करता है, मेंटेन करता है पूरी बॉडी को। ठीक है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल है जैसे हमने ऊपर पढ़ा, और हमारी बॉडी क्या होती है, बॉडी का टेम्परेचर वो सेम रहता है, और यही ब्लड हेल्प करता है इसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड किसमें बहता है वो है। ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ जाते हैं, हमारे आर्टरीज आ जाती हैं, वेन्स आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं, सारी ये ब्लड वेसल्स हैं हमारे। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड आइदर वे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स टू बैक टू द हार्ट, यानी कि जो भी हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसका काम क्या होता है, वो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसकी पूरी बॉडी में फैलाते हैं, और जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ले जाके कहाँ तक ले जाते हैं, हार्ट तक ले जाते हैं। यही इनका मेन काम होता है। क्या लिखा है, दे कैरी ब्लड आइदर फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स और वेरियस ऑर्गन टू द हार्ट, या तो हार्ट से वेरियस ऑर्गन तक ले आते हैं या फिर वेरियस ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, आर्टरीज हैं, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस ऑल आर्टरी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है, आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को कैरी करती हैं, जो ब्लड हमारा ऑक्सीजन जिसमें ऐड हो जाता है, यानी कि लंग्स के पास जब वो चला जाता है ऑक्सीजनेटेड उसमें ऐड हो जाती हैं, तो आर्टरीज में हमारे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक ही आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सिर्फ एक ऐसा आर्टरी है जिसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, वो है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, बाकी सारे आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक है, वैसी केस हमारे वेंस के अंदर भी है। वेंस क्या होता है, वेंस के अंदर सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स कैरी करते हैं। ठीक है, वेंस कैरी ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेंस क्या करते हैं, सारे पार्ट ऑफ द बॉडी से क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट के पास लेके जाते हैं। ठीक है, ऑल वेंस एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जितने भी बॉडी में वेंस होते हैं हमारे, ठीक है, सारे वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट एक उसको छोड़ दिया जाए, दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे वेंस हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, सिर्फ पल्मोनरी वेन होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, जो हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, यानी कि जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ये हमें सिर्फ बताना है कि अगर प्लांट्स को भी ट्रांसपोर्टेशन का वक्त चाहिए होता है, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था, तो इनमें भी अगर ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है तो ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो पहला ऑर्गन इसमें पढ़ लेते हैं, आंसर्स पढ़ते हैं, उसमें दिया होगा, द हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। 2 कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जिनकी वजह से पूरे प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम कंडक्ट वाटर and minerals obtained from the soil to rest of the plants में phloem transport food material from the leaves to different parts of the plant body। जो जाइलम होता है उसका काम क्या होता है, जो प्लांट के नीचे यानी कि अर्थ के नीचे प्लांट्स के रूट्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको वो जाइलम लेके कहाँ तक जाता है, सारी पत्तियों तक पहुँचाता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है, जब खाना बन जाता है पत्तियों के पास तो फ्लोएम सारे फूड वगैरह को लेके कहाँ तक लेके जाता है, पूरी ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुँचाता है। यानी कि 2 पार्ट में डिफरेंस पता चला, जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है और पूरी बॉडी में पहुंचाता है, वहीं पे फ्लोएम का काम क्या होता है, वो फ्लोएम क्या करता है, ऊपर से यानी कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं लीव्स वगैरह से क्या करता है, फूड वगैरह लेता है और पूरे बॉडी में पहुंचाता है। तो ये हमारा दोनों में डिफरेंस हो गया और 2 हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। वही सेम क्वेश्चन लगभग है कि कैसे इसके अंदर प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट बाय जाइलम वेसल्स मेनली अपवर्ड डायरेक्शन, दिस पार्ट ऑफ द वस्कुलर सिस्टम एंड इंक्लूड फ्लोएम वेसल्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फॉर फोटोसिंथेसिस विद इन द। सेम क्वेश्चन वही है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 3 में सेम क्वेश्चन वही है। क्योंकि जाइलम होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है नीचे से और पूरे प्लांट की बॉडी तक लेके जाता है, और फ्लोएम जो होता है सारी प्लांट्स की बॉडी से लिव से
फूड मटेरियल लेता है और सारे प्लांट्स की बॉडी तक लेके जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है, हाउ इज़ द फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर। तो पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहली चीज़ कि जो हमारा फूड होता है फ्लोएम लेके जाता है कहाँ से, जो लिव्स हैं, लिव्स से लेते हुए पूरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुँचाता है। ये कौन पहुँचाता है, फ्लोएम पहुँचाता है। ठीक है, द transportation of food in phloem is achieved by utilizing energy from ATP. As a result of this, the osmotic pressure in the tissue increases, causing water to move into it. This pressure moves the material into the phloem to the tissue which has less pressure. कह रहा है कि जैसे जैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या होता है कि जो ATP होती है हमारी, ठीक है, ATP क्या होती है, वहाँ पे खर्च होती है। एनर्जी जानते हैं, एनर्जी ATP से ही मिलती है हमको। तो जैसे जैसे वाटर यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है फूड मटेरियल फ्लोएम में, तो यहाँ से ATP क्या हो रही है, खर्च हो रही है। ATP खर्च हो रही है तो यहाँ ATP की ज़रूरत हुई, एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्या होगा, यहाँ से डिफ्यूज़न होगा। ठीक है, डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा। डिफ्यूज़न है हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की ATP क्या हो गया, ख़त्म हो गई है, और यहाँ पे ATP है भी ज़्यादा, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर लगेगा, जिससे ये क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन वाला जो फूड मटेरियल है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। ये हमारा पूरा इसमें प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है, दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टिश्यू विच हैज़ लेस प्रेशर। यानी कि जहाँ पे लेस प्रेशर होता है, जहाँ की ATP यूज़ हो गई है, तो जहाँ पे ज़्यादा ATP है वहाँ से ज़्यादा ATP से लोअर ATP की तरफ मूवमेंट हो जाता है। उसके बाद क्या लिखा है कि दिस इज़ हेल्पफुल इन मूविंग द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट। यही होता है, यहाँ पे ATP खत्म हो गई है, तो यहाँ पे क्या है, ATP की नीड है, एनर्जी की नीड है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, फूड वहाँ से वहाँ तक मूवमेंट इसका फूड का हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अ फूड मटेरियल सच एज सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग ATP। सेम वही एग्जाम्पल भी वही बताया कि जो सुक्रोज होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम टिश्यू में ATP के यूज़ से। ठीक है, सिंपल ये है कि जहाँ पे चाहिए, जैसे फूड ट्रांसफ़र हो रहा है फ्लोएम में और यहाँ पे हमको उसको पहुँचना है, तो क्या हो गया, यहाँ तक पहुँचने में उसका ATP यहाँ का खर्च हो गया, और यहाँ पे ATP ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर बनेगा। ये लोअर कंसंट्रेशन एरिया है, ये हायर कंसंट्रेशन एरिया है, प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ से हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट हो जाएगी फूड मटेरियल्स की फ्लोएम के अंदर। ये क्या होगा, हमारा एक प्रोसेस हो गया, ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो चलिए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।